भारत का संविधान दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक है और ये एक जीवंत दस्तावेज है। इसके द्वारा 135 करोड़ लोगों के भाग्य का निर्धारण होता है। भारत में क्या व्यवस्था होगी, क्या कैसे शासन चलेगा, ये सब भारतीय संविधान में दिया गया है और उसी के हिसाब से भारत में सारे काम होते हैं, सारे कानून चलते हैं। जिस तरह से समाज में बदलाव होता है, जरूरतें बदलती हैं, उसी हिसाब से संविधान में भी बदलाव किया जाता है। किसी भी संविधान में बदलाव करने का प्रोसीजर दिया होता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं दिया जाएगा तो वो संविधान बदलते हुए परिवेश में सही नहीं रहेगा। तो इसलिए हर संविधान में उस संविधान के बदलाव के भी प्रोसीजर दिए होते हैं। पिछले 70 सालों में भारत का संविधान 104 बार बदला जा चुका है। जिस समय भारत का संविधान बना था उस समय दुनिया का सबसे बड़ा संविधान वो माना गया था, क्योंकि भारत के संविधान को बड़ा डिटेल्ड एक तरह से उसमें प्रोविजन दिए गए थे। और चूंकि पहले ब्रिटिश कंट्रोल में भारत था, तो उस समय जो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, प्रशासनिक दृष्टि से उसमें ज़्यादा बदलाव नहीं किया गया और वो प्रोविज़न भारत के नए संविधान में रखे गए। लेकिन कुछ नई बातें जो भारत के संविधान में रखी गई, उनमें मौलिक अधिकार सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि पुराने शासन व्यवस्था में मौलिक अधिकार नहीं दिए गए थे। उसके बाद राज्य के लिए यानी सरकारों के लिए भी नीति निर्देशक सिद्धांत हैं। बाद के समय में संविधान में बदलाव करते हुए मौलिक कर्तव्य भी जोड़े गए और भी बहुत शासन व्यवस्था इस तरह से की गई कि पंचायती राज और अर्बन लोकल बॉडीज यानी कि ग्रास रूट लेवल पर भी डेमोक्रेसी हो, वो सब भी व्यवस्था बाद के संविधान संशोधनों में हुई। अगर भारत के संविधान को अनुच्छेदों की दृष्टि से देखें तो अनुच्छेद 1 से शुरू होकर अनुच्छेद 395 तक भारत के संविधान में अनुच्छेद है। अब वो भागों में बटा हुआ है, फिर आगे चैप्टर है और उन्हीं अनुच्छेदों में बहुत से अनुच्छेद ऐसे हैं जो या तो उनका ओमिशन हो चुका है या वो कुल मिलाकर के इनऑपरेटिव हो गए, जो ट्रांजिशनल एक तरह से प्रोविजन इसमें थे। इसी तरह से कुछ ऐसा भी हुआ है कि कुछ नए प्रावधान जोड़े गए हैं, लेकिन वो अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 395 के बीच में ही जोड़े गए हैं। ओवरऑल अगर हम भारतीय संविधान की बात करें तो भारत के संविधान का जो भाग 1 है वो संघ और उसका राज्य क्षेत्र, इसके बारे में बात करता है। संघ और राज्य क्षेत्र यानी कि इस संघ का, देश का नाम क्या होगा और इसके राज्य क्षेत्र में कौन कौन सा क्षेत्र आएगा और किस तरह से वो बना है, वो सब अनुच्छेद 1 से 4 के बीच में दिया गया है। ये संविधान का भाग 1 है। इसको जब भी पढ़ते हैं तो अनुच्छेद 1 है या अनुच्छेद 3 है और 4 है, उसको संविधान के परिशिष्ट 1 यानी जो शेड्यूल जो है 1, उसके साथ पढ़ा जाता है। वहीं पर देश के जो राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, वो कौन कौन से हैं और उनका क्षेत्र क्या है, वो वहाँ पर दिया होता है। इसी भाग में ये भी प्रावधान दिया गया है कि किस तरह से राज्यों की जो क्षेत्र हैं या उनके नाम हैं या बाउंड्रीज हैं वो कैसे बदली जाती हैं, या कोई नया राज्य कैसे बनाया जाता है, या 2 राज्यों को मिलाकर के एक नया राज्य कैसे बनता है, वो सब बातें इसी भाग में दी गई हैं। इसके बाद दूसरा जो भाग है वो नागरिकता से संबंधित है और ये संविधान के अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक है। इसमें बहुत डिटेल नहीं दी गई है, क्योंकि उस समय जब भारत का संविधान बन रहा था उस समय पार्टीशन हुआ था और कुछ लोग भारत से पाकिस्तान चले गए थे, कुछ पाकिस्तान से भारत आए थे, क्योंकि भारत का ही एक हिस्सा पाकिस्तान बन गया था। तो किस दिन जो है, एक तो वो कि जो भारत के लोग हैं, जो भारत में पैदा हुए हैं, जिनके माँ बाप या जो एंसेस्टर है, दादा दादी, वो सब लोग अगर भारतीय हैं तो वो भारतीय कहलाएगा। उसके अलावा कुछ बातें थी कि जो परमानेंटली यहाँ पर रिसाइड कर रहा है, जो डोमिसाइल यहाँ का है, तो वो सब लोग यहाँ के होंगे। लेकिन उसके बाद अलग अलग प्रावधानों में ये बताया गया था कि जो लोग भारत से पाकिस्तान चले गए हैं तो अगर वो वापस आते हैं तो उनके लिए क्या प्रोविज़न होगा, कौन सी कट ऑफ डेट है। उसी तरह से पाकिस्तान से जो भारत आए हैं उसमें कौन भारतीय हैं,
और उसके बाद जैसे कोई भारत की नागरिकता छोड़ देता है तो किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, तो उसकी कैसे किस तरह से भारत की नागरिकता खत्म हो जाती है। और इसमें जो डिटेल्ड है वो उसके लिए सिटीजनशिप एक्ट जो है वो 1955 में बनाया गया था। उसके बाद समय समय पर उसमें अमेंडमेंट हुए हैं। तो वो जो पावर है वो संविधान के अनुच्छेद 11 में पार्लियामेंट को दी गई है। केवल पार्लियामेंट ही नागरिकता संबंधी जो है प्रोविजन बना सकती है। जो भी कानून बनाना चाहे, जो उनमें बदलाव करना चाहे, वो पार्लियामेंट के हाथ में है। इसके बाद जो संविधान का भाग 3 है वो सबसे महत्वपूर्ण भागों में से एक है, क्योंकि इसमें जो नागरिक हैं और कुछ मौलिक अधिकार ऐसे लोगों के लिए भी हैं जो नागरिक नहीं है, उनके जो मौलिक अधिकारों की बात करता है कि कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं। और अगर उन मौलिक अधिकारों में किसी भी तरह का इंक्रोचमेंट हो तो उनको इन्फोर्समेंट कराने के लिए भी एक मौलिक अधिकार दिया गया है, जो संविधान का अनुच्छेद 32 है। उसमें ये आप हर व्यक्ति को वो नागरिक अधिकार दिया गया है कि अगर उसके फंडामेंटल राइट वोलेट होते हैं तो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा करके वो उनकी इन्फोर्समेंट करवा सकता है। तो जो जो मौलिक अधिकार हैं वो भाग अनुच्छेद 12 से शुरू होकर अनुच्छेद 35 तक है। इसमें मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो ग्रुपिंग की गई है मौलिक अधिकारों की, जिसमें समता का अधिकार है, जिसमें अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18 आता है। उसके बाद जो फ्रीडम एंड लिबर्टी की बात है उसमें अनुच्छेद 19, 20, 21 और 22 आता है। 23 और 24 जो है एक्सप्लॉयटेशन वगैरह से बचने के लिए है। उसके बाद 25, 26, 27, 28 जो है फ्रीडम ऑफ रिलीजन से संबंधित है। और 29, 30 जो है माइनॉरिटीज़ के लिए भी और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के लिए भी, जिस तरह से वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश कर सकते हैं, एडमिनिस्टर कर सकते हैं, एडिड और नॉन एडिड अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है तो वो किस तरह से रन करेंगे, वो सब बातें इसमें दी गई हैं। उसके बाद जो है 31 में, अनुच्छेद 31 में पहले शुरुआती दौर में राइट टू प्रॉपर्टी था, और उसको बाद में आर्टिकल 19 में 19F 1F और 31, तो उसको तो 1978 में ख़त्म करके जो है उसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया। लेकिन उसमें और जो बातें हैं कि जो शेड्यूल 9 ऐड किया गया वो भी आर्टिकल 31 में आता है। और उसके अलावा और भी जो प्रोटेक्शन इस तरह से कि अगर सरकार किसी की भूमि या प्रॉपर्टी को एक्वायर करती है तो किस तरह से एक्वायर कर सकती है, किस तरह से उसमें कंपनसेशन दिया जाना जरूरी है, वो सब बातें उसमें है। 32 जो है संविधान अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने माना है, और उन्होंने कहा है ये एक तरह से संवैधानिक उपचारों का जो अनुच्छेद है वो भारतीय संविधान की आत्मा है। अनुच्छेद 32 में कोई भी व्यक्ति जिसका फंडामेंटल राइट अगर वोलेट हुआ है, इन्फोर्समेंट हुई है, तो उसके इन्फोर्समेंट के लिए वो सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकता है। तो ये इसलिए 32 जरूरी है। उसके बाद 33 से 35 कुछ ऐसे प्रोविज़न है जिसमें जो आर्म फोर्सेस हैं उनसे संबंधित जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका रिस्ट्रिक्शन होता है। कुछ ऐसे अधिकार हैं जिस पर केवल और केवल पार्लियामेंट कानून बना सकती है। वो सब बात जो है 33 से 35 जो अनुच्छेद है उनमें दिया गया है। उसके बाद जो भाग 4 है, भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है। जो नीति निर्देशक सिद्धांत है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो राज्यों के लिए, यानी चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकारें हों, उनके लिए एक गाइडिंग प्रिंसिपल है कि राज्य सरकारें किस दिशा में काम करेगी। उसमें अनुच्छेद जो 36 है उससे लेकर अनुच्छेद 51 तक के प्रोविज़न है, और जिसमें अलग अलग तरह के डायरेक्टिव प्रिंसिपल दिए गए हैं, जिसमें सरकारों को उसमें टाइम बाउंड नहीं है एक तो कि सरकारें कब करेंगी, लेकिन सरकारों को करना चाहिए। और सरकारों के लिए एक तरह से ये इस तरह की बाध्यता नहीं है कि कोई गवर्नमेंट कोई कोर्ट में जाकर के ये कहे कि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल है और इसको इन्फोर्स कीजिए। जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड है, यूनिफॉर्म सिविल कोड अनुच्छेद 44 में दिया गया है कि भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। अब ये सरकारों पर है, सरकारें कब करेंगी, लेकिन कोई व्यक्ति जाकर के कोर्ट में नहीं कह सकता कि सरकार जो है ऐसा कानून लेकर के आए
जिससे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बने। तो वो सब सरकार पर है। सरकार को जब लगेगा कि अप्रोप्रिएट टाइम आ गया है और अब इस तरह का कानून लाया जाना चाहिए या इस डायरेक्टिव प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए, तब सरकार ऐसा कर सकती है। जैसे पंचायती राज सिस्टम है, पंचायती राज सिस्टम को लाया गया और अब पूरे देश में पंचायती राज सिस्टम कॉन्स्टिट्यूशनल एक तरह से सिस्टम के हिसाब से काम करता है। पहले कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन उससे संबंधित नहीं थे, पंचायतों के इलेक्शन होते थे लेकिन उनके पास कॉन्स्टिट्यूशनल राइट उस तरह से नहीं थे। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद पंचायती राज सिस्टम देश में लागू किया गया तो अब ग्रास रूट लेवल पर डेमोक्रेसी जो है ग्रो कर रही है। उसके बाद भाग 4 का या 4A है जो कि मूल कर्तव्यों से संबंधित है। जो मूल कर्तव्य हैं वो उस समय के यूएसएसआर के जो कॉन्स्टिट्यूशन से एक तरह से इंस्पायर्ड है, वहाँ से लिए गए हैं। और उसमें ये कहा गया कुल मिलाकर के कि जो मौलिक अधिकार हैं वो मौलिक कर्तव्यों के बगैर अधूरे होते हैं, क्योंकि केवल अधिकार दिया जाना, अगर किसी का अधिकार है तो उसके साथ कर्तव्य जुड़े होने जरूरी है। अदरवाइज वो व्यक्ति केवल अधिकार की बात करेगा और जो उसके अधिकार के चलते दूसरे के कर्तव्य को हानि होती है वो उसके ध्यान में नहीं रहता। तो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से कहिए कि हर नागरिक पर कर्तव्य क्या है कि वो देश के लिए क्या करे, समाज के लिए क्या करे, खुद के लिए क्या करे, दूसरों के लिए क्या करें, तो वो क्या करें क्या न करें, इस तरह का एक जो आर्टिकल 51A में दिया गया है। और ये उस समय के यूएसएसआर के संविधान से इंस्पायर्ड है जो 1975-76 का जो 42वां संविधान संशोधन था उस समय इसको ऐड किया गया था। इसके बाद आता है संविधान का भाग 5। संविधान का भाग 5 जो है वो यूनियन के बारे में है। अब यूनियन के बारे में जो है यानी कि इसमें यूनियन एग्जीक्यूटिव, यूनियन लेजिस्लेचर और यूनियन जुडिशरी तीनों इसमें आते हैं। और ये जो भाग है कई चैप्टरों में बटा हुआ है। अगर हम बात करें कि इसका जो पहला जो चैप्टर है भाग 5 का वो अनुच्छेद 52 से शुरू होता है और भारत के राष्ट्रपति के प्रोविजन के साथ से शुरू होता है। और इसमें कार्यपालिका, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति आदि के बारे में प्रोविजन दिए गए हैं जो कि अनुच्छेद 78 तक जाते हैं। 78 जो है वो एक तरह से राष्ट्रपति को जानकारी देने से संबंधित है कि प्रधानमंत्री जो कुछ भी करेंगे वो राष्ट्रपति को जानकारी समय समय पर देते रहेंगे। उसके बाद जब इसमें जो भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, अटॉर्नी जनरल, इन सब के बारे में प्रोविज़न जो है 78 तक आकर के ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद जो अगला अध्याय इसमें है भाग 5 में वो संसद के बारे में, और वो संविधान के अनुच्छेद 79 से शुरू होता है और 79 से शुरू होकर के ये 122 तक चलता है। इसमें संसद में जैसे राज्यसभा है, लोकसभा है, किस तरह से कार्य करेगी, कौन उसमें स्पीकर या चेयरमैन होगा, डिप्टी चेयरमैन कौन होगा, डिप्टी स्पीकर कौन होगा, किस तरह से उसको हटाया जा सकता है, किस तरह से बनाया जा सकता है, या सांसदों के विशेषाधिकार क्या है, बिल कैसे लाए जाते हैं, एक्ट कैसे बनते हैं, बजट कैसे आता है, वो सब प्रावधान इस चैप्टर में दिए गए हैं। और 179 से अनुच्छेद 79 से लेकर के 122 तक ये जो है चैप्टर चलता है। इसके बाद जो अनुच्छेद 123 है वो राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, यानी कि जो राष्ट्रपति जब संसद काम नहीं कर रही होती, क्योंकि संसद का काम है कानून बनाना, और जब वो फंक्शन करती है उस समय वो कानून बनाती है, लेकिन जब वो सेशन में नहीं होती है तो उस समय अगर अचानक कोई कानून बनाना पड़े तो वो राष्ट्रपति के द्वारा ऑर्डिनेंस के थ्रू किया जाता है। तो वो प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 123 में दिया गया है और ये भाग 5 का अध्याय 3 है। उसके बाद संघ की न्यायपालिका है। संघ की न्यायपालिका जो है संविधान के अनुच्छेद 124 से शुरू होकर संविधान के अनुच्छेद 147 तक है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के बारे में डिटेल दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेस होंगे, सुप्रीम कोर्ट में जजेस किस तरह से लग सकते हैं, कौन उनके लिए उपयुक्त है, एलिजिबिलिटी क्या है, किस तरह से उन्हें हटाया जा सकता है। उसके अलावा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या है,
क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन या सिविल जुरिस्डिक्शन का जो एपेलेट जुरिस्डिक्शन उनके पास है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन क्या है, रिव्यू कैसे होता है, एसएलपी क्या है, ये सब बातें इसमें दी गई है। तो ये यूनियन जुडिशरी के बारे में। यूनियन जुडिशरी के बाद इसी में जो अंतिम चैप्टर है, जो अध्याय 5 है, भाग 5 का अध्याय 5, वो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। तो सीएजी जो है वो भी यूनियन का हिस्सा है और वो संविधान के अनुच्छेद 148 से लेकर के 151 तक आता है। जिस तरह से भाग 5 यानी कि अनुच्छेद 52 से लेकर के अनुच्छेद 151 तक, जिसमें कि यूनियन एग्जीक्यूटिव, यूनियन लेजिस्लेचर और यूनियन जुडिशरी आई है, उसी तरह से स्टेट के बारे में भाग 6 में दिया गया है। राज्यों के बारे में भाग 6 में दिया गया है, जिसमें कि स्टेट एग्जीक्यूटिव, फिर स्टेट लेजिस्लेचर और स्टेट जुडिशरी, वो सब दिए गए हैं। अगर इनकी बात करें तो शुरुआत तो जैसे अनुच्छेद 152 है, उसमें स्टेट की परिभाषा एक तरह से दी गई है कि एक्चुअली अलग अलग जगह पर स्टेट डिफाइन किया गया है भारत के संविधान में। और आपको ये जानकर हैरानी होगी अगर आप संविधान नहीं पढ़े हैं तो, कि अनुच्छेद 12 में और अनुच्छेद 36 में, जो कि फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के का भाग जहाँ से शुरू होता है, वहाँ पर स्टेट का जो डेफिनेशन है वो एक डेफिनेशन है। और उसकी ढंग से अगर आप देखोगे कि अनुच्छेद 152 में जो स्टेट की डेफिनेशन है वो अलग है। बाद में आप देखेंगे कि जो इंटर कम्युनिकेशन की जहाँ पर बात है वहाँ पर स्टेट अलग ढंग से डिफाइन किया गया है। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग भागों में अलग ढंग से स्टेट को डिफाइन किया गया है। तो वो स्टेट 152 में जो स्टेट है वो राज्य हैं, जबकि अनुच्छेद 12 या अनुच्छेद 36 है उसमें राज्य भी हैं। और राज्य के अलावा राज्यों के जो एक तरह से अधिकरण है, अथॉरिटी है, या कोई भी आर्म्स और इंस्ट्रूमेंट अगर राज्य का है वो राज्य कहलाता है अनुच्छेद 12 या अनुच्छेद 36 के अनुसार। लेकिन अनुच्छेद 152 में जो राज्य हैं उसका मतलब जो राज्यों को हम जिस तरह से समझते हैं कि जैसे पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, तो वो राज्य हैं। तो इस तरह के जो राज्य हैं उसमें केंद्र शासित प्रदेश राज्यों से अलग माने जाते हैं। तो ये अनुच्छेद 152 में है। उसके बाद जो राज्यपाल, क्योंकि एग्जीक्यूटिव हेड होता है स्टेट का, तो राज्यपाल के बारे में, मुख्यमंत्री के बारे में, जो एडवोकेट जनरल होता है स्टेट का, उनके बारे में इस भाग में दिया गया है। और जो चैप्टर 2 है उसमें ये है 153 से लेकर के और 167 तक ये व्यवस्था दी गई है। उसके बाद जो है राज्य का विधानमंडल जो है वो संविधान के अनुच्छेद 168 से शुरू होता है। कई राज्यों में केवल और केवल विधानसभा होती है, कई राज्यों में विधानसभा के साथ विधान परिषद का भी प्रोविजन है। तो जहाँ विधानसभा का केवल विधानसभा है वहाँ पर केवल विधानसभा काम करती है, विधान परिषद है वहाँ पर विधान परिषद के लिए भी जो रेगुलेशंस दिए गए हैं कि किस तरह से कितने लोग होंगे, किस तरह से चुने जाएंगे, वो सब संविधान के इस भाग में दिया गया है। इसी तरह से जो विधानसभाएं राज्यों के लिए कानून बनाती है, जो कि राज्य सूची या कंकरेंट लिस्ट में उनके पास जुरिस्डिक्शन होता है। और जो स्टेट का बजट है या और भी जो कार्य लेजिस्लेचर के होते हैं वो इसी भाग में दिए गए हैं। उसके बाद जो है अगला जो इसी भाग में अगला जो चैप्टर है वो जो राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ, जिस तरह से अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ हैं, उसी तरह से अनुच्छेद 213 में राज्यपाल के लिए विधायी शक्तियाँ दी गई हैं। क्योंकि जब कभी भी विधान मंडल जो है सेशन में नहीं होते और राज्य को इमीडिएटली कोई कानून बनाना होता है तो ऑर्डिनेंस इशू करके कानून बनाया जाता है। तो ये राज्यपाल के पास जो विधायी शक्ति है अनुच्छेद 213 के तहत वो बनाया जाता है। उसके बाद जो अध्याय 5 है वो राज्य के उच्च न्यायालय के बारे में है। जो हाई कोर्ट्स हैं राज्यों के वो अनुच्छेद 214 से शुरू होकर और अनुच्छेद 231 तक दिए गए हैं, जिसमें कि हाई कोर्ट के बारे में कि किसी एक राज्य के लिए या एक से अधिक राज्य के लिए हाई कोर्ट होते हैं, फिर उसमें हाई कोर्ट जजेस कौन हो सकते हैं, अपॉइंटमेंट कैसे होता है, ट्रांसफ़र कैसे हो सकता है,
एडिशनल जजेस कैसे लगते हैं, इस तरह की बातें, एडहॉक जजेस कैसे लगते हैं। फिर इसमें भी जैसे जिस तरह से अनुच्छेद 32 में सुप्रीम कोर्ट के पास कोई भी व्यक्ति अपने फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करवाने के लिए जा सकता है, उसी तरह से अनुच्छेद 226 में भी कोई भी व्यक्ति हाई कोर्ट पहुंच सकता है अपने फंडामेंटल राइट के इन्फोर्समेंट के लिए। इसके अलावा अगर आगे बात करें तो फिर अधीनस्थ न्यायालय यानी कि सबॉर्डिनेट कोर्ट्स की बात की गई है। सबॉर्डिनेट कोर्ट जो है अनुच्छेद 232 से लेकर अनुच्छेद 237 तक दिए गए हैं, जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी हम जिसको कहते हैं। उसके बाद जो भाग 7 है संविधान का, वो उसमें अनुच्छेद 238 होता था, वो पार्ट बी स्टेट होते थे उस समय, जो बड़े प्रिंसली स्टेट्स या यूनियन होती थी, कई स्टेट्स मिलकर के यूनियन बनाते थे। शुरुआती दिनों में ये होता था, उसके बाद ये खत्म हो गया। उसमें यही कहा गया था कि जो भाग 6 में वैसा का वैसा भाग 7 में ये है कॉन्स्टिट्यूशन अडोप्ट किया जाएगा। उस तरह से उन राज्यों में भी प्रशासनिक व्यवस्था होगी। उसके बाद संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में अनुच्छेद 239 से अनुच्छेद 242 तक हैं, जिसमें कि यूनियन टेरिटरीज के बारे में प्रोविजन दिए गए हैं, अलग अलग टेरिटरीज या कॉमन जो प्रोविजन है वो उसमें बताया गया है। उसके बाद पंचायतें जो है वो अनुच्छेद 243 में दी गई हैं और भाग 9 में है। भाग 9 कै जो है उसमें नगर पालिकाओं के बारे में दिया गया और 243T से वो शुरू होती हैं। भाग 10 जो है वो अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र के बारे में है। ये अनुच्छेद 244 और 244A में इसके बारे में दिया गया है। इसके बाद अगर बात करें तो संघ और राज्यों के बीच जो है किस तरह से जो सब्जेक्ट, किन सब्जेक्ट पर पार्लियामेंट कानून बना सकती है, किन सब्जेक्ट्स पर, किन इश्यूज पर, किन विषयों पर राज्य कानून बना सकते हैं, उस सब के बारे में और किस तरह से फंक्शनिंग होगी, कैसे कोऑर्डिनेशन होगा, वो सब भाग 11 में दिया गया है। भाग 11 जो है उसमें कई चैप्टर हैं, तो उसमें एक चैप्टर जो है विधायी संबंधों के बारे में है। तो लेजिस्लेटिव जो फंक्शनिंग है स्टेट की और यूनियन की किस तरह से होगी, कौन क्या करेगा, वो उसमें दिया गया है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव जो फंक्शनिंग, प्रशासनिक जो संबंध है उसके बारे में बताया गया है। उसके बाद जो है वित्त संबंधों के बारे में बताया गया है कि किस तरह से जो टैक्स है वो कलेक्ट किए जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, जो यूनियन क्या कलेक्ट करेगा और कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा, राज्य किन टैक्सेस को कलेक्ट करेगा और कैसे उनका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो सब उसमें दिए गए हैं। उसके बाद पर जो मिसलेनियस जो प्रोविजन है वो भी इसमें है। और कुल मिलाकर के ये उस तरह से इम्पोर्टेंट है कि इसमें फाइनेंस कमीशन भी इसी में आता है। आर्टिकल 246 है जो कि ये बताता है कि अगर शेड्यूल 7 के साथ पढ़ा जाए तो कि पार्लियामेंट के जो लेजिस्लेटिव फंक्शनिंग है उसके एम्बिट में क्या क्या आता है।